प्रेम शुक्ला जी, चुनाव आए, एक नया मुद्दा आप लोगों को, जो 9 साल तक रहे, कुछ नहीं किया इस पर, आपने कमेटी बनाई राज्यों में, लेकिन अब जाकर यूसीसी को आप लोग हवा दे रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि आप इससे चुनाव जीतेंगे। राज्यों के भी चुनाव प्रभावित करेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर भी 24 के चुनाव प्रभावित करेंगे, वरना क्या वजह थी? जैसे अन्य इतने बड़े बड़े कदम आपने उठाए, अपने जो मैनिफेस्टो के सुनहरे वादे थे उनमें से, जिसमें अनुच्छेद 370 का हटना था और भी राम मंदिर का निर्माण, हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुआ, वैसे ही इसको भी आप कर सकते थे इन 9 सालों में। जी देखिए अंजना जी, हमारा तो ये मुद्दा जब से जनसंघ का गठन हुआ तब से था। अनुच्छेद 370 में संशोधन और समान नागरिक संहिता हमारा मुद्दा है। हमारे पास जो है, जब संसद में इतनी शक्ति नहीं थी, 1998 में जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी, तब अनुच्छेद 370, समान नागरिक संहिता और राम मंदिर निर्माण, इन तीनों मुद्दों को हमने कुछ दिन के लिए स्थगित भी रखा था। 2014 में हमारी सरकार आई, हम अनुच्छेद 370 में संशोधन करने के लिए हमको जो आवश्यक संसदीय बल चाहिए था वो नहीं था, हमने नहीं किया संशोधन। हमने जो है राम मंदिर के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय आने की प्रतीक्षा की। हमको जैसे ही हमारे पास जैसे ही संख्या बल हुआ, हमने अनुच्छेद 370 संशोधित किया। अब जिस मामले को जो है इस देश की संविधान समिति ने यह कहा था अनुच्छेद 44 में कि इस देश में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, नीति निर्देशक तत्वों में था। निश्चित तौर पर इसको लेकर हर किसी के मन में था कि एक माहौल बनाए जाने की आवश्यकता है। स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1960 के दशक में हुमायूं कबीर के नेतृत्व में जो है समान नागरिक संहिता पर सहमत बनाने के लिए एक समिति का भी गठन किया था। और जब वो समिति की रिपोर्ट आई, और समिति की रिपोर्ट सकारात्मक थी इस संदर्भ में, किंतु जैसे ही समिति की रिपोर्ट आई, विरोध हुआ और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का गठन 1970 के दशक में श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हो गया। सर, पहले आज पे आ जाए। हमको अब लगता है कि हम ये अच्छी बात है, मैं इस बात की प्रशंसा करती हूँ कि आप हिस्टोरिक बैकग्राउंड इसका दे रहे हैं, हिस्टोरिक बैकग्राउंड दे रहे हैं, लेकिन आज पर आते हैं ना, सीधा आरोप आप पर ये है कि एंटी मुस्लिम है ये, इससे आप ध्रुवीकरण का हथियार बना रहे हैं। ध्रुवीकरण का हथियार, उसी पर आ रहा हूँ मैं। आइए। बिल्कुल अंजना जी, उसी पर आ रहा हूं मैं। अंजना जी, सर्वोच्च न्यायालय तो कोई जो है ध्रुवीकरण करने वाली संस्था नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के विविध आदेश इस संदर्भ में है कि हमको समान नागरिक संहिता लागू करनी चाहिए। हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के कार्यकाल में भी 2015 और 2019 में इस तरह के आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने दिए हैं। 2021 में दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस तरह का सवाल खड़ा किया कि आप जो है समान नागरिक संहिता क्यों नहीं लागू करते। हमें लगता है समान नागरिक संहिता लागू करना चाहिए। और चुनाव के मौके पर अगर हम ये बात करते हैं तो निश्चित तौर पर चुनाव में तो जो भी जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर अगर चुनाव में बात की जाती है तो क्या गलत है? जनतांत्रिक व्यवस्था में जनता का जनादेश प्राप्त होना चाहिए। हमको जैसे ही हमारे पास इस प्रकार की शक्ति आएगी हम करेंगे। विविध राज्यों में भी हमने इस पर समितियों का गठन किया है, क्योंकि यह विषय जो है समवर्ती सूची में संविधान के है, इसलिए राज्य सरकारें भी जो है समान नागरिक संहिता लागू कर सकती है। 1965 से जो है ये गोवा में लागू है, और गोवा में तो किसी प्रकार का भेदभाव और कोई ध्रुवीकरण नहीं हो रहा है कि आज ऐसे बहुत सारे, मैं अपने मुस्लिम मित्रों को जानता हूं जिन्होंने अपना विवाह गोवा में जाकर रजिस्टर किया ताकि वो बहुविवाह उनके परिवार में ना हो सके। तो अगर गोवा में इस्लाम खतरे में नहीं आता है, समान नागरिक संहिता जहां पर लागू है वहां विवाह करने से, वहां गोद लेने का अगर उनको अधिकार प्राप्त होता है, तो ये जो है कैसे जो है इनके धार्मिक अधिकार कैसे खतरे में आ जाते हैं? यही से सुमैया राणा से मेरा सवाल है। सुमैया जी, वो कह रहे हैं कि अगर गोवा में इस्लाम खतरे में नहीं आता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है वहां पर, तो फिर पूरे देश में कैसे खतरे में आ जाता है इस्लाम यूसीसी से? प्रेम शुक्ला जी की दिक्कत ये है अंजना जी कि उनको जानकारी कम है थोड़ी इस्लाम के बारे में, थोड़ी सी बढ़ाएं। सबसे पहली चीज तो ये कि इस्लाम में बहुत सारी चीजें, क्योंकि मैं खुद भी बिलोंग करती हूँ मुस्लिम कम्युनिटी से, इसलिए मुझे मालूम है कुछ चीजें जो हैं जिन पे बदलाव किसी भी किस्म पे मान्य नहीं होगा देश में रहने वाले किसी भी कोने में। आपको सनातन के बारे में जानकारी रखना अनिवार्य नहीं होना चाहिए। गोवा की बात आप करते हैं, आप पूरे देश की बात। प्रेम शुक्ला जी, मुझे बोल लेने दीजिए, अगर आप इजाजत दें तो मैं बोल लूं थोड़ा सा। बोलिए बोलिए बोलिए। देश का संविधान अपने परिपूर्ण संविधान है, और मुझे संविधान जानना आवश्यक है, कुरान जानना आवश्यक नहीं है। एग्जैक्टली यही मैं अब बोलना चाह रही हूँ
कि भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इनको संविधान में सारी खामियां दिखाई दे रही हैं, जो कि संविधान जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने हम लोगों को सौंपा था, और वो संविधान अपने आप में एक परिपूर्ण संविधान है, और इसके ऊपर बदलाव और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करना सीधे सीधे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उनके बनाए हुए संविधान पर प्रश्न चिन्ह भी है और उनका अपमान भी है। देश में खूबसूरत संविधान है, देश में रहने वाले हर व्यक्ति, हर जाति और धर्म के लोगों को बराबर का सम्मान दिया गया है, बराबर का हक दिया गया है, अधिकार दिए गए हैं। उन अधिकारों का हनन करना किसी के भी उसमें नहीं है, हित में भी नहीं है, और किसी भी पार्टी को, चाहे वो सत्ता में हो ना हो, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने का कोई अधिकार नहीं है। रही बात यूनिफॉर्म सिविल कोड के तरफदारी करने की, पूरी तरीके से ये यूनिफॉर्म सिविल कोड अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन होगा। उनको भी मालूम है कि अल्पसंख्यकों के जो अधिकार हैं वो संविधान में क्या है, और उनसे उन लोगों को वंचित करने की एक पूरी सोची समझी साजिश है, और जिसको इन्होंने अपने और तुर्क के इक्को की तरह ये चुनाव से पहले इस्तेमाल करते आए हैं। और इन्होंने फिर एक हथकंडा इस्तेमाल किया है कि इनको मुख्य जो मुद्दे हैं देश की जनता से जुड़े हुए, उनको हटा के और वलगलाना। अब मैं आपसे अंजना जी पूछती हूँ, ये कह रहे थे कि जब हम उस इंतजार कर रहे थे कि हमारे पास पावर आए और हम इसको लागू करें। आप तो बहुत सालों से सत्ता में हैं, कितनों को नौकरी दे दी, क्या ये भी आपके पास पावर में नहीं थे? आपके पास इसका भी वो नहीं था, ताकत थी कि आप किसी को नौकरी देते थे? बताएंगे कितने लोगों को नौकरी दी गई है अभी तक? क्यों बेरोजगारी देश में बढ़ रही है? क्यों जीडीपी का हाल ये है? किस तरीके से कितनों को रोजगार मिल गया? ठीक है।